टारगेट रखा था, हम उस टारगेट को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन तो हो तभी तो हम जाके कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर गोड से कुछ इस बात में ऐड ऑन करना चाहते हैं। सर बोलिए, मैं फिर उसके बाद राकेश गुप्ता जो कि सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जाऊंगी। जी गोड से। आपने सीधा सवाल पूछा कि लोग कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन लेनी है ही नहीं। तो अगर आपको सप्लाई बढ़ाना हो तो डिमांड कम करना हो तो मेरे 3 प्रैक्टिकल आइडियाज है हम्म। जिससे मैं वैक्सीन के डोसेज डबल करके दिखा सकता हूँ 1 मिनट में। कैसे फ्रांस सर? ऐसा कह रहा है हम्म। आपको अगर कोविड हुआ था तो हम्म। आपको वैक्सीन के एक ही डोज की जरूरत है। फ्रांस जैसी बड़ी कंट्री। अमेरिका में हम कहते हैं कोविड से बरामद हो चुके हो फिर भी वैक्सीन ले लो क्योंकि वैक्सीन से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। हम्म। अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं तो हम 2 चीज कर सकते हैं। हम्म। एक, लोगों को कह सकते हैं भैया आपको अगर कोविड हुआ था तो आप 3 महीने के लिए रुक जाओ हम्म। ताकि दूसरे लोगों को मिले। दूसरी बात ये कर सकते हैं, फिंगर स्टिक से एंटीबॉडी टेस्टिंग हो सकता है 2 मिनट में। हम्म। स्टेडियम में वैक्सीन दे रहे हैं तो आगे मशीन बिछा सकते हैं, जिनको एंटीबॉडी पॉजिटिव आए हम्म। उनको बोले थोड़ा रुक दो। हम्म। तीसरी चीज ये कर सकते हैं कि ऑक्सफर्ड का एक बड़ा जो कोविशील्ड का वैक्सीन है हम्म। वो अगर 4 हफ्ते की देरी से लिया, फासले से लिया तो उसका एफिकेसी 55% है। हम्म। 12 हफ्ते के फासले से लिया तो 81.3 है। तो अगर फासला बढ़ा दिया तो आज जो आपके हाथ में डोज है वो डबल हो जाएंगे और एफिकेसी बढ़ जाएगी। और एक बड़ी स्टडी आई थी अंडर 55, हम्म। उसमें उन्होंने आधा डोज पहले दिया था और आधा डोज देने से 90% एफिकेसी थी। ऐसा विश्व के इतिहास में पहले हुआ था। येलो फीवर की वैक्सीन एक डोज 5 में स्प्लिट किया था कॉन्गो में। वैसा अगर हम यंग लोगों में हम्म। कोविशील्ड का पहला डोज हाफ में स्प्लिट करते हैं हम्म। तो हमारे डोसेस 1 सेकंड में 10 करोड़ के 20 करोड़ हो जाएंगे। हम्म। ऐसा सब आउटसाइड द बॉक्स सोचना चाहिए, वही सब फैसला बाबूगिरी बंद करनी चाहिए। नहीं, लेकिन तब भी सर मुझे लगता है कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें आप कह रहे हैं ये थोड़ा सा मददगार तो जरूर होगा, लेकिन ये सही सोल्यूशन नहीं है। मतलब पूरी तरह से ये समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि तब भी हमारे पर वैक्सीन्स की कमी है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो आप कह रहे थे कि जो प्राइवेट होल्डर्स हैं उनको एंट्री देनी चाहिए, मैं इस पे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इससे बहुत मदद मिल सकती है और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही विदेशी जो कंपनियां हैं उनको भी आने का मौका देना चाहिए, अगर हालात को जल्द से जल्द काबू करना चाहिए। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर राकेश गुप्ता जो कि सर्वोदय हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये भी एक बहुत अनसर्टेन बात बनी हुई है कि थर्ड वेव है भी कि नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि वो कब तक नॉक करने वाली है? क्या कोई इसका डेटाबेस तैयार है कि सेकेंड फेज इतने तक रहेगा, अब थर्ड वेव आने वाली है? के बारे में मैं कहने में सक्षम नहीं हूँ। आई एम नॉट एन एपिडेमियोलॉजिस्ट। मैं अभी जो सेकंड वेव आई है, मैं इसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। बिल्कुल। इसने हमको अचानक से पकड़ा है। ऑल्दो हमको ये प्रेडिक्शन की जा रही थी कि ये आएगी। अभी जो हमें जो चैलेंज आ रहा है ट्रीटिंग पेशेंट्स, कि इसने हमें वी हैव बीन कॉट अनअवेयर हम्म। और देयर हैज बीन सडन सर्ज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स, हम्म। जिसकी वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चैलेंज में आ गया है। सप्लाई चेन चैलेंज में है। दवाइयों में मिलने में चैलेंज है। ऑक्सीजन मिलने में चैलेंज है। हम्म। हॉस्पिटल बेड्स मिलने में चैलेंज है। अभी तो हम उसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म। सेकंड वेव के पार जाएँगे तो हम थर्ड वेव की बात करेंगे ना। हम्म। तो अभी तो हम सेकंड वेव से लड़ने की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये जो सेकेंड वेव है, ये सेकेंड वेव का पीक है या हम ये शुरुआती दौर में है या ये खत्म होने को है? इसके बारे में कुछ आकलन है आपके पास? एपिडेमियोलॉजिस्टों का ये कहना है कि मई एंड में ये थोड़ी कम होनी शुरू होगी और क्रैश भी कर सकती है और खत्म भी हो सकती है, लेकिन ये समय ही बताएगा। अभी तो हम प्रैक्टिकली वी आर डीलिंग विद द नंबर ऑफ सिकर पेशेंट्स। एवरीबडी इज वांटिंग एन आईसीयू बेड, रिक्वायरिंग एन आईसीयू बेड। इस बात के इसमें डिसीज में जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि रिकवरी, जो पेशेंट्स आईसीयू में आ रहे हैं वो रिकवर नहीं हो रहे हैं। लास्ट पैंडेमिक में हमारे पास में पेशेंट्स 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन से आईसीयू से निकलकर वापस वार्ड में पहुंच जाता था। इस बार वो जो स्टे है हमारा आईसीयू का, वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन और प्रोग्रेसिव स्टे है और आउटकम्स पुअर हैं, मोर्टेलिटीज ज्यादा है। पिछली बार की मोर्टेलिटीज नहीं हुई थी। और सेकेंडली, जैसे सब लोगों ने बताया, इस बार जो यंगर लॉट है वो बहुत इसमें पकड़ा गया है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो 18 साल के, 20 साल के, 24 साल के, जो लास्ट पैंडेमिक में नहीं देखे गए थे, इस बार बड़े कॉमनली पकड़े जा रहे हैं और सीरियसली पकड़े जा रहे हैं। एंड यंगस्टर्स आर लूजिंग लाइफ एज वेल। तो हम एज डॉक्टर्स बड़े पेंड हैं ये देखते हुए कि जो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इससे इफेक्ट हुई है और हम असमर्थ हैं कुछ भी करने के लिए। जितनी भी थेरेपीज अवेलेबल हैं वो बाय एंड लार्ज एक्सपेरिमेंटल हैं। और मैं डॉक्टर की बात से एग्री करूंगा कि अगर हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिल जाती हैं जिसमें अभी सरकारी तंत्र का नियंत्रण है और कोई भी दवाई हमें बहुत आसानी से
नहीं मिल पाती सर, है। ये जो आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों से समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गोद से मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर, डॉक्टर फाउची हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेना ही होगा। उनके बारे में मैं बता दूं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के कोरोना एक्सपर्ट हैं और राष्ट्रपति को कोरोना से निपटने के उन्होंने तरीके बताए। अमेरिका